हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड एज ऑफ चौसर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, आफ्टर चौसर। दोस्तों, बिफोर चौसर का वीडियो मैंने पहले बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में। दोस्तों, एज ऑफ चौसर की शुरुआत होती है 1340 एडी से और ये खत्म होता है 1400 एडी में। दोस्तों, ये एक ऐसी एज थी जिसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे 100 इयर्स वॉर, ब्लैक डेथ, पीसेंट रिवॉल्ट। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले 100 इयर्स वॉर। दोस्तों, ये जो 100 इयर्स वॉर थी, ये 1337 से शुरू होकर 1453 एडी तक चली। दोस्तों, ये वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे विलियम द कॉन्करर ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की लड़ाई को जीतकर इंग्लैंड पे अपना रूल बना लिया था। और विलियम द कॉन्करर था फ्रांस का राजा, और अब वो एक साथ दो कंट्रीज पे रूल कर रहा था। मींस फ्रांस पे भी वो रूल कर रहा था और अब वो इंग्लैंड पे भी रूल कर रहा था। तो इसी प्रोसेस को अब आगे के जितने भी राजा बाद में आए, वो उन सब राजाओं ने इसे ही अपनाया। मींस वो दोनों कंट्रीज पे एक साथ रूल करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या होता है कि 1337 एडी में इंग्लैंड का जो राजा होता है वो होता है एडवर्ड थर्ड, और फ्रांस का जो राजा होता है चार्ल्स फोर्थ। अब इज़ाबेला। इज़ाबेला ये एडवर्ड थर्ड की माँ है और चार्ल्स फोर्थ की बहन। अब क्या होता है दोस्तों कि फ्रांस का जो राजा है चार्ल्स फोर्थ, उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं होता। और फ्रांस के रूल के हिसाब से कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। अब क्योंकि जब चार्ल्स फोर्थ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इज़ाबेला जो थी, इसने बोला कि एडवर्ड थर्ड और चार्ल्स फोर्थ, इन दोनों में ब्लड रिलेशन है, तो क्यों ना एडवर्ड थर्ड को ही फ्रांस का राजा बना दिया जाए। अब फ्रांस लोगों तो वैसे ही नाराज थे, और अब उनका गुस्सा अ, फूट पड़ा था ये सुनकर कि एडवर्ड थर्ड को फ्रांस का राजा बनाया जाएगा। तो ये फ्रांस के लोगों का जो गुस्सा था, ये 100 इयर्स वॉर में बदल गया, और इसी गुस्से को शांत होते होते 116 इयर्स लग गए। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की। दोस्तों, ब्लैक डेथ की शुरुआत होती है 1347 एडी से और 1351 एडी तक ये चलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लैक ब्लैक डेथ को ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लेग था, इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी। चाइना में और ये जो प्लेग था, ये चूहों से फैला था। और ये प्लेग इतना खतरनाक था इस 14th सेंचुरी का, कि इसने यूरोप की 40 to 60% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था एक बार में। तो ये बहुत ही डेंजरस प्लेग था उस समय का। अब हम बात करते हैं पीजेंट रिवॉल्ट की। दोस्तों, ये जो पीजेंट रिवॉल्ट था, इसे वॉट टायलर्स रिबेलियन भी कहते हैं, क्योंकि जो इस रिवॉल्ट के जो लीडर था, मींस इस रिवॉल्ट को जो लीड किया था, वो थे वॉट टायलर। वॉट टायलर, इसलिए इस रिवॉल्ट को नाम दिया गया वॉट टायलर्स रिबेलियन। अब कि ये रिवॉल्ट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त पे दोस्तों 100 इयर्स वॉर चल रही थी और ब्लैक डेथ, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सो अब इन सब का खर्चा उठाया कहाँ से जाए। तो जो पीजेंट्स थे, इनका टैक्स बढ़ा दिया गया और इनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। और जो वॉर थी 100 इयर्स वॉर, इसकी भरपाई इन्हीं बढ़े हुए टैक्स से की जा रही थी। तो पीजेंट्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो ये जो इनकी नाराज़गी थी, ये एक रिवॉल्ट में बदल गई,
1381 में और इस रिवॉल्ट का नाम पड़ा पीजेंट रिवॉल्ट और वर्ट टायलर्स रेबेलियन। अब हम बात करते हैं जॉफ्री चौसर की। दोस्तों जॉफ्री चौसर ये इस एज के बहुत ही बड़े राइटर थे। ये इतने बड़े राइटर थे दोस्तों कि एक एज ही 14th सेंचुरी की एक पूरी एज ही इनके नाम कर दी गई और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। दोस्तों जॉफ्री चौसर ये he was born in reign of Edward III, lived during reign of Richard II and died during reign of Henry IV। दोस्तों जॉफ्री चौसर ने 100 इयर्स वॉर की लड़ाई में भी पार्ट लिया था और 1359 में फ्रांस की आर्मी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब क्योंकि जॉफ्री चौसर ये एडवर्ड थर्ड के बहुत ही चहेते थे, तो एडवर्ड थर्ड ने 16 पाउंड्स की बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त की है, 16 पाउंड्स की अमाउंट फ्रांस को देकर जॉफ्री चौसर को उनसे रिहा करवा लिया। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की। दोस्तों जॉफ्री चौसर क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवलिंग करने से इनका माइंड बहुत ही ब्रॉड हो गया था। तो इन्होंने बहुत ही बड़े-बड़े वर्क्स लिखे और इनके वर्क्स को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। तो आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच पीरियड चला था 1372 एडी तक। सबसे पहले अपने रिटन वर्क की शुरुआत चौसर ने की थी रोमाउंट ऑफ द रोज को लिखकर। रोमाउंट ऑफ द रोज दोस्तों ये लो रोमन डेला रोज की ट्रांसलेशन है जो कि एक फ्रेंच राइटिंग है। द बुक ऑफ डचेस, द बुक ऑफ डचेस को द डेथ ऑफ ब्लॉन्चे भी कहते हैं। द डेथ ये जो बुक ऑफ डचेस है ये जॉफ्री चौसर ने जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की डेथ पर लिखी थी और इन्होंने इस पोयम को लिखने में ओटावा राइमा का यूज किया। और जो तीसरी पोयम है वो है ए बी सी अ प्रेयर टू द वर्जिन। ये भी एक लॉन्ग पोयम है फ्रेंच पीरियड की। अब बात करते हैं इटालियन पीरियड की। इसकी शुरुआत 1373 से शुरू हुई थी और ये 1385 तक चला था। दोस्तों जॉफ्री चौसर ने इटालियन में लिखने की शुरुआत की थी तब से जब ये इटली गए। इटली में दोस्तों सबसे पहले रेनेसा की शुरुआत हो चुकी थी और ये वहाँ के राइटर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो जो 3 फेमस राइटर्स हैं वो है बोकाकियो, पेट्रार्क और डेंटे। इन तीनों ही राइटर से चौसर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिसके बाद इन्होंने आकर कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स को लिखा। सबसे पहला है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम ये ड्रीम एलेगरी में लिखा इन्होंने, ये एक ड्रीम एलेगरी है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये एक ड्रीम विजन है और इसे राइम रॉयल में लिखा गया है। ट्रोइलस एंड क्रेसीडे ये एक एपिक पोयम है और ये भी एक राइम रॉयल है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन दोस्तों इसमें हीरोइक कपलेट का जॉफ्री चौसर ने यूज किया और सबसे पहले हीरोइक कपलेट का जॉफ्री चौसर ने ही यूज किया अपनी पोयम द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। अब बात करते हैं इंग्लिश पीरियड की। दोस्तों इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है 1386 से और 1400 एडी तक इंग्लिश पीरियड चलता है। इसमें जो इन्होंने फेमस वर्क लिखा
वो है द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को लिखने की शुरुआत जॉफ्री चौसर ने 1388 में ही कर दी थी। दोस्तों ये जो पोयम लिखी गई है इसमें पिलग्रिम्स 30 पिलग्रिम्स होते हैं जो टैबर्ड इन में इकट्ठा होते हैं साथ में श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट जाने के लिए, जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल में है। तो टैबर्ड इन का जो होस्ट है हैरी बेली, वो इन पिलग्रिम्स को सजेशन देता है, इन 30 पिलग्रिम्स को सजेशन देता है कि हर एक पिलग्रिम 2 स्टोरी श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट जाते वक्त सुनाएगा और 2 स्टोरी वापस टैबर्ड इन आते वक्त। सो टोटल हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज सुनानी थी, तो यानी कि टोटल 120 स्टोरीज। अब क्योंकि जॉफ्री चौसर की डेथ हो जाती है 1400 में, तो जो स्टोरीज हैं आज हमारे पास कैंटरबरी टेल्स में वो सिर्फ 24 स्टोरीज हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अदर राइटर्स की, जैसे जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड। ये दोनों ही, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, ये जॉफ्री चौसर के कॉन्टेम्प्ररी थे। सबसे पहले बात करते हैं जॉन गोवर की। जॉन गोवर ही वॉज बोर्न इन 1330 एंड डाइड इन 1408। इन्हें पर्ल पोएट भी कहा जाता है। इनकी जो 3 फेमस पोएम्स हैं वो है मिरर डे लियोमे, जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई, वॉक्स कैलामेंटिस, जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई, और कन्फेसियो अमेंटिस, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई। विलियम लैंगलैंड, he was born in 1332 and died in 1386 AD, और इनका जो फेमस वर्क है वो है पियर्स प्लाउमैन। Now, John Wycliffe. John Wycliffe, he was born in 1330 and died in 1384. इनका जो फेमस वर्क है वो है वाइक्लिफ्स बाइबल। हाँ दोस्तों, जॉन वाइक्लिफ ही ऐसे पहले राइटर हैं जिन्होंने बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया सबसे पहली बार, और जो वाइक्लिफ्स बाइबल के नाम से फेमस है। दोस्तों जॉन वाइक्लिफ ये चर्च और क्लर्जी से को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। तो जो ये इनका क्रिटिसिज्म था चर्च और क्लर्जीज के लिए, ये लो लैड मूवमेंट के रूप में सामने आया, और ये लो लैड मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।